गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्ते, जय श्री राम। अभी आज आप सभी के सामने एक मैं ऐसा मटेरियल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और उसका एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि अभी के समय में पूरे विश्व के लिए अपरिहार्य है। आज 10 अगस्त ये विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 विश्व जैव ईंधन मतलब इसको बोलते हैं बायोमास। बायोमास मीन्स क्या समझते हैं? मतलब डेड प्लांट पार्ट्स और वे डोमेस्टिक वेस्ट मटेरियल से जब हम एनर्जी गेन करते हैं एज ए फ्यूल और अदर सोर्स में जब अदर कार्यों में जब लगाते हैं उसको बायोमास बोला जाता है। तो आज के दिन 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को चिन्हित करता है, जो ईंधन के अपरंपरागत स्रोतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है, जो जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में काम कर सकते हैं। यहाँ देखना, जीवाश्म ईंधन किसको बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। और आपका फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है? कोयला, पेट्रोल, ये सब जो है तो उसी के विषय में बोला गया है। और आज हमें पढ़ना बायोमास, मतलब जो फॉसिल फ्यूल्स है उसके भविष्य में ख़त्म हो जाने पर हमारे पास एनर्जी का क्या विकल्प रह जाएगा, तो वह है बायोमास। बायोमास के विषय में, जिसको जैव ईंधन बोलते हैं। कह रहा जैव ईंधन अक्षय मतलब रीन्यूएबल इसी को बोलते हैं, एंड बायोडिग्रेडेबल मतलब जो अपघटित हो सकता है, मतलब जो सड़ता हो, समझ गए? ऊर्जा के स्थायी स्रोत हैं। जैव ईंधन की मदद से कच्चे तेल पर आयात की निर्भरता को कम किया जा सकता है। अभी के समय में अभी देखते हैं कच्चा तेल मतलब पेट्रोलियम के बिना जो दूसरे देश से मंगाते हैं, आयात करते हैं, और उसके बिना जीवन मतलब अभी चल नहीं सकता है। तो कह रहा उस पर जो निर्भरता है और उस पर हमेशा संकट मंडराते रहता है कि अब अवेलेबल होगा या नहीं होगा, तो उसकी निर्भरता को कम किया जा सकता है। किसका विकास करने के बाद? जैव मतलब बायोमास के द्वारा। बायोमास एनर्जी का जब हम यूज करना सीख जाएं पूरा टेक्नोलॉजी से, और उसका धड़ल्ले से यूज होने लगे, तो जो कच्चे तेल का आयात किया जाता है और उसी पर हम निर्भर करते हैं, तो इसकी निर्भरता को कम किया जा सकता है और एक स्वच्छ वातावरण का स्वागत किया जा सकता है। और हम परिकल्पना कर सकते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट बहुत ही स्वच्छ रहेगा, वातावरण, चूँकि कोई पोल्यूशन उससे नहीं होता है। अभी जो हम फिलहाल फॉसिल फ्यूल्स मतलब कोयला जलाते हैं, पेट्रोलियम का यूज करते हैं, इससे फ़ायदा है, लेकिन इसका दूसरा पहलू है, इससे घाटा भी है। मेरा वातावरण मतलब अपना वातावरण, विश्व का वातावरण प्रदूषित हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में चिन्हित किया जाता है, क्योंकि 9 अगस्त 1893 मतलब 9 अगस्त 1893 को डीजल इंजन के आविष्कारक, ध्यान देना, डीजल इंजन के आविष्कारक और उन साइंटिस्ट का नाम था सर रुडोल्फ डीजल ने पहली बार मूंगफली के तेल के साथ यांत्रिक इंजन को कुशलता से चलाया था। ध्यान रखना है, ये पॉइंट नोट करने लायक। 9 अगस्त 1893 को सर रुडोल्फ नामक साइंटिस्ट जो डीजल इंजन के आविष्कारक थे, मतलब डीजल जो आप घर में देखते हैं डीजल से चलने वाला, मतलब डीजल तेल जो है उससे चलने वाला जो इंजन, और उसका आविष्कारक थे सर रुडोल्फ। और उन्होंने 9 अगस्त 1893 को क्या किया? पहली बार मूंगफली के तेल से इंजन को चलाया था।
डीजल इंजन को चलाया था, कुशलता से चलाया था। उनके प्रयोग ने भविष्यवाणी की थी कि वनस्पति तेल बाद की शताब्दी में पूरी तरह से अलग यांत्रिक इंजनों के साथ जीवाश्म ईंधन से गैस में बदल जाएगा। ध्यान देना है, यहाँ मार्केबल बात उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी। जब मूंगफली के तेल से उन्होंने यांत्रिक इंजन को चला लिया तो उसी समय उन्होंने घोषणा कर दिया था, चूँकि साइंटिस्ट थे, उनको दूरदर्शी थे, उन्होंने बताया कि वनस्पति तेल मतलब जो प्लांट से जो तेल आता है, जैसे आप देखिए सरसों तेल हो गया, तिल का तेल हो गया, मस्टर्ड ऑयल, लिनसीड ऑयल, तीसी का तेल और मूंगफली का तेल, और मतलब प्लांट से मिलने वाले तेल के विषय में उन्होंने घोषणा किया था कि वनस्पति तेल बाद की शताब्दी में, आने वाले शताब्दी में, वर्षों में पूरी तरह से अलग यांत्रिक इंजनों के साथ जीवाश्म ईंधन से गैस में बदल जाएगा। करा जीवाश्म ईंधन से गैस में बदल जाएगा, मतलब बायोमास एनर्जी से गैस में उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसी प्रयोग की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। ध्यान रहे, तो उन्होंने जो ये प्रयोग किया था कि जीवाश्म ईंधन मतलब फॉसिल फ्यूल पर जो हम अभी निर्भर हैं, उस निर्भरता को दूर कर देगा कौन? वेजिटेबल ऑयल्स। तो इसी की स्मृति में, मतलब उन्हीं को याद करने के क्रम में हम 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोमास फ्यूल डे के तौर पर मनाते हैं। आगे करा, जैव ईंधन भविष्य में ऊर्जा का सबसे आशाजनक विकल्प है। ध्यान देना है कि जैव ईंधन मतलब बायोमास इन फ्यूचर भविष्य में ऊर्जा का सबसे आशाजनक विकल्प है। जब कोई विकल्प हमारे पास नहीं दिख रहा है कि एनर्जी भविष्य में हमें कहाँ से मिलेगी, तो एक आशा हमारा है बायोमास की तरफ, और भारत की ऊर्जा नीति का प्रमुख अंग भी है। और ये बायोमास से एनर्जी गेन करना, प्राप्त करना, हमारे भारत देश जहां हम रहते हैं, इसकी नीति है कि हम पेट्रोलियम पर अपनी निर्भरता को कम करें और हम बायोमास से एनर्जी प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हों, अपना प्रयास जारी रखें। ऐसा हमारी नीति है हमारे देश के वैज्ञानिकों की। पूरी दुनिया में ऊर्जा की खपत तेजी से हो रही है। कहीं ये खजाना खत्म न हो जाए, उसके खत्म होने से पहले हमें ईंधन की व्यवस्था करनी होगी। आगे हमारा ये इस विषय में कहना है ताकि हमारा जीवन सुचारू रूप से चल सके। चूँकि आप एनर्जी का विकल्प खोज के रखेंगे तभी तो आगे फिर आपका जीवन सही ढंग से चल पाए, बिना एनर्जी के चल नहीं पाएगा। तो कह रहा उसके लिए सबसे बेहतर उपाय क्या चीज़ है? जैव ईंधन, बायोमास। बायोमास की अधिक से अधिक आपूर्ति है। इसके लिए क्या करता है, हम बायोमास की जो ईंधन है, बायोमास से जो एनर्जी फ्यूल प्राप्त होती है, उसकी आपूर्ति अधिक से अधिक किया जाए। अभी जितना होता है, अभी लगभग 10% होता है पूरे विश्व की जो एनर्जी है उसका 10%। तो कह रहा उसी में बढ़ोतरी किया जाए और बढ़ाया जाए। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की तुलना में जैव ईंधन अधिक परिणामकारी भी साबित हो रही है। कह रहा पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की तुलना में जैव ईंधन अधिक परिणामकारी साबित हो रही है। भारतीय वैज्ञानिक लगातार जैव ईंधन बायोमास के उपयोग के एक नए मॉडल को विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं। मतलब हमारे भारतीय साइंटिस्ट, भारत के वैज्ञानिक जैव बायोमास से फ्यूल बनाने के लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। खनिज के विकल्प के रूप में हम कहता है कि खनन करके, जैसे आप तेल निकालते हैं या और तरह के खनिज मतलब हो गया खनन करके जो चीज़ आप निकालते हैं उसी को खनिज बोलते हैं। तो आप
कोयला भी खोद के निकालते हैं मिट्टी से। तो कह रहा उसके विकल्प के रूप में सरकार मतलब हमारी गवर्नमेंट जैव ईंधन मतलब बायोमास अब बार बार आपको ध्यान रखना है कि जैव ईंधन किसको बोलते हैं, तो वही बायोमास हमारे प्लांट, डेड प्लांट या लिविंग प्लांट से जैसे भी हो एनर्जी आप सुनते होंगे जेट्रोफा प्लांट, और गन्ना से भी इथेनॉल बनाया जाता है वह एनर्जी, तो वही आगे और इसकी चर्चा होगी। जैसे के रूप में सरकार जैव ईंधन के रूप में जैसे कि इथेनॉल और जैव डीजल से बढ़ावा दे रही है। गौरतलब है कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में मतलब कह रहा था ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में, ध्यान देना वैश्विक पूरे विश्व लेवल पर एनर्जी का जो सप्लाई होता है उसका 10%, कह रहा वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में 10% हिस्सा जैव ऊर्जा का है। जितना एनर्जी है उसका 10% आपका बायोमास से एनर्जी हम अभी गेन कर रहे हैं। करा प्रति वर्ष, इसी में आगे बोलता है प्रति वर्ष लगभग 10 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड की बचत करते हुए भारत प्रति रिफाइनरी में 40 से 50 मिलियन लीटर इथेनॉल का उत्पादन कर सकता है। यह भारत में हर साल 8,50,000 कारों को सड़क से हटाए जाने के बराबर है। करा यहाँ एक कितना मार्केबल बात आपको बताया गया है कि भारत में हर साल 8,85,000 कारों को सड़क से हटाए जाने के बराबर है। इसका मतलब है कि जो कार चलता है आपके मतलब देश में, जितना कार चलता है और उसमें सब में डीजल चलता है, डीजल पेट्रोल ये सब ईंधन होता है, सीएनजी और सब, कह रहा उससे पोल्यूशन होता है तो, और उससे कार्बन का उत्सर्जन होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इससे हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूटेड होता है। आप सुनते होंगे ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कह रहा अगर हम इथेनॉल इतना 40 से 50 मिलियन लीटर इथेनॉल का उत्पादन कर सकते हैं तो यह क्या होगा, भारत में जितना कार चल रहा है उसका 8,85,000 कार को सड़क पर से हटा सकता है, मतलब पोल्यूशन हटा सकता है, मतलब उसमें दूसरा ईंधन हम देंगे जिससे पोल्यूशन नहीं होगा। और दरअसल परिवहन क्षेत्र को एक प्रमुख प्रदूषणकारी क्षेत्र के रूप में यह पहचाना गया है। आगे जानना है, जैसे अभी कहता दरअसल परिवहन क्षेत्र को, अभी जो परिवहन है जिससे हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो प्रदूषण जितना फैल रहा है पोल्यूशन, उसका सबसे बड़ा एक कारण यही है। और अगर पोल्यूशन को हमें दूर करना है तो ये जैव मतलब बायोमास एनर्जी को डेवलप करना होगा, विकसित करना होगा। करा सभ्यता की शुरुआत के बाद से मनुष्य जैविक सामग्री पर निर्भर है। जब से ही हम करा कि सभ्यता की जब से शुरुआत हुई है तब से मनुष्य जैविक सामग्री मतलब बायोमास से रिलेटेड चीज़ों पर ही निर्भर है। खाना पकाने और गर्मी के लिए एशिया और अफ्रीका के कई विकासशील देश अभी भी बायोमास का उपयोग करते हैं। जैसे खाना आप बनाते हैं, खाना बनाने में और आपको ठंडक के मौसम में जहाँ बहुत वातावरण कोल्ड हो गया तो वहाँ पर गर्माहट के लिए कह रहा एशिया और अफ्रीका के बहुत से जगह पर अभी भी बायोमास का उपयोग, बायोमास एनर्जी का उपयोग किया जाता है। कह रहा ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने में जैव ईंधन मतलब बायोमास देश की उम्मीद की किरण है। कह रहा कि जब एनर्जी कंजर्वेशन की बात आती है कि एनर्जी बचाएं, तो एनर्जी आप बचाएंगे कैसे, जो पहले से फॉसिल फ्यूल, तो उसको बचाने के लिए कि आप बायोमास एनर्जी का टेक्नोलॉजी करें, ये मतलब डेवलप करें और ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें कि बायोमास हम अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। और उनका उपयोग
कार्बन उत्सर्जन को रोकने के बारे में वैश्विक चिंताओं को संबोधित करेगा। और जब बायोमास एनर्जी का उपयोग होने लगेगा तो अभी पूरे देखते होंगे सभी देश के राष्ट्राध्यक्ष एक जगह जाकर बैठते हैं कि जाकर ये गोष्ठी करते हैं कि कार्बन के उत्सर्जन को कैसे रोका जाए, तो उनकी चिंता भी दूर हो जाएगी। इसलिए जैव ईंधन का उपयोग वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ऑटोमेटिक वाहन उत्सर्जन मानकों को ध्यान में रखते हुए मजबूर हो गया है। विश्व स्तर पर तरल जैव ईंधन को 3 मुख्य उत्पादन स्रोतों में क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है और किया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका से मक्का इथेनॉल, ब्राजील से गन्ना इथेनॉल और यूरोपीय संघ से बायोडीजल रैपसीड किया गया है। कहने का मतलब कुछ देश ऐसे हैं जहां से बायोमास के लिए क्या किया, अमेरिका में मक्का का उत्पादन बहुत किया जाता है, इससे इथेनॉल बनाया जाता है। ब्राज़ील से गन्ना का उत्पादन किया जाता है और उस गन्ना से इथेनॉल बनाया जाता है। और यूरोपीय संघ से बायोडीजल से रैपसीड किया गया है, मतलब उससे बनाया गया है। और यह तथ्य जो मैंने आपके सामने रखा, यह हमारे कॉलेज तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर के टीएनबी कॉलेज के एक हमारे बहुत सीनियर जो ज्योग्राफी में पीएचडी किए हुए हैं और अभी फ़िलहाल प्रोफेसर हैं, तो उन्हीं से मैंने ये जानकारी हासिल किया और मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। थैंक यू सो मच।